हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके विद आर्या में। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान में जो भी आधुनिक भारत का चैप्टर दिया हुआ है उसको देखेंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको लुसेंट की पूरी बुक कराई जाएगी, पेज बाय पेज सभी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आपको थ्योरी दिया जाएगा। सभी चैप्टर्स को थ्योरी में पढ़ाएंगे, पेज बाय पेज पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप लोग अपना रिवीजन कीजिए और जो भी सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है वो कमेंट करके बताइए, हम आपको वो सब्जेक्ट प्रोवाइड कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए आधुनिक भारत का सिलेबस दिया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री जो आपको पढ़ना है। इतने 40 से लेकर 61 चैप्टर तक दिया गया है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट से लेकर मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन तक चैप्टर दिए हुए हैं। जो भी चैप्टर दिया हुआ है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का, उसको हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आए आप लोग तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, उत्तरकालीन मुगल सम्राट से स्टार्ट करते हैं। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय शहजादा मुअज्जम औरंगजेब का बड़ा बेटा शासक बना और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। इस लड़ाई में इसने अपने भाइयों मोहम्मद आजम तथा काम बख्श की हत्या कर दी। बहादुर शाह की उपाधि धारण की किसने? शहजादा मुअज्जम ने। उसने इस लड़ाई में शासक बनने की लड़ाई में अपने 2 भाइयों मोहम्मद आजम तथा काम बख्श की हत्या कर दी। बाद में इसे बहादुर शाह प्रथम कहा गया। अगला, उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। उत्तराधिकार के इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। अवध का संस्थापक सआदत खान थे। हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलिज खान या निजामुल मुल्क आसफ जाह थे। रुहेलखंड के संस्थापक वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान थे। बंगाल के थे मुर्शिद कुली खान। कर्नाटक के थे सादुतुल्ला खान। भरतपुर के थे चूड़ामन एवं बदन सिंह। एक नोट दिया हुआ है, देखते हैं। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सआदत खान का असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था। सआदत खान का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। खाकी खान ने बहादुर शाह को शाहे बेखबर की उपाधि दी। आगे जहांदार शाह, हेडिंग है जहांदार शाह। 1712 से 1713 ईस्वी तक इनका शासन रहा। जुल्फिकार खान की मदद से जहांदार शाह शासक बना। जुल्फिकार खान को प्रधानमंत्री बनाया। उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की। जहांदार शाह ने भी जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर को किसने समाप्त किया था? जहांदार शाह ने। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नामक वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। किसने आदेश दे रखा था? जहांदार शाह ने। आगे चलते हैं। एक नोट दिया है, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान एवं अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु कौन कौन थे? हुसैन अली खान एवं अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। आगे फर्रुखसियर हेडिंग है। 1713 से 1719 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है। सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान एवं हुसैन अली की मदद से फर्रुखसियर शासक बना। किसकी मदद से फर्रुखसियर शासक बना था? सैयद बंधु अब्दुल्ला खान एवं हुसैन अली की मदद से। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। इम्पॉर्टेंट है। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया।
1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल फर्रुखियर के दरबार में 1717 में पहुंचा। उस समय फर्रुखियर जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक डॉक्टर थे जिन्होंने फर्रुखियर का इलाज किया था। इससे खुश होकर इसने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता प्रदान किया। फर्रुखियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा का ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे देखते हैं। 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखियर को गद्दी से उतार दिया एवं अंधा बनाकर मार डाला। सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखियर को गद्दी से उतार दिया 1719 ईस्वी में एवं अंधा बनाकर मार डाला। रफ़ी-उद-दरजात 28 फरवरी से 6 जून 1719 ईस्वी। इसने मुग़ल शासकों में सबसे कम दिन शासन किया था। किसने? रफ़ी-उद-दरजात ने। रफ़ी-उद-दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719 ईस्वी। सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठाया। यह अफ़ीम का आदी था। इसका आदी था रफ़ी-उद-दौला, अफ़ीम का आदी था। इस मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ते हैं। 1719 से 1748 ईस्वी। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी तक शासनकाल रहा है मोहम्मद शाह का। पढ़ते हैं इनके बारे में। इसने निज़ामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौन के घाट उतार दिया। मौन के घाट नहीं, मौत के घाट उतार दिया। इसने निजामुल की सहायता से सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर दी। 1724 में निज़ामुल मुल्क वज़ीर बना। इसके शासन के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। इसी के समय ईरान के सम्राट नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगलों को परास्त किया। नोट: हैदराबाद की स्थापना तुरानियों एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। क्या क्या ले गया था? 70 करोड़ रुपए की धनराशि, शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा था नादिर शाह। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। मोहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद के चिंकिलिज खान ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की। हैदराबाद के चिंकिलिज खान ने किसकी उपाधि धारण की थी? निजामुल मुल्क की। और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने। आगे अहमद शाह के बारे में दिया है, देखते हैं। अहमद शाह 1748 से 54 ईस्वी। यह एक अयोग्य शासक था। इसने राजकाल के सभी काम उद्यम बाई को सौंप दिए थे, जिसे किबला-ए-आलम की उपाधि दी गई। यहाँ उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में जो जब से जब तक जिन्होंने शासन किया था उसके बारे में दिया हुआ है, देखते हैं।
उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया। जहांदार शाह ने 1712 से 1713 ईस्वी तक शासन किया। फर्रुखसियर ने 1713 से 1719 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद शाह ने 1719 से 1748 ईस्वी तक शासन किया। अहमद शाह ने 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन किया। आलमगीर द्वितीय ने 1754 से 1759 तक शासन किया। शाह आलम द्वितीय ने 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किया। अकबर द्वितीय ने 1806 से 1837 तक शासन किया। बहादुर शाह जफर ने 1837 से 1857 ईस्वी तक शासन किया। आगे आलमगीर द्वितीय के बारे में दिया हुआ है, जिन्होंने शासन किया था 1754 से 1759 ईस्वी तक। यह जहांदार शाह का पुत्र था। इसी के समय 1757 का युद्ध हुआ था। 1757 का युद्ध किसके समय में हुआ था? आलमगीर द्वितीय के समय। अब पढ़ते हैं शाहजहां तृतीय 1759 से 1760 ईस्वी तक। 1 साल तक इनका शासन काल रहा है। शाहजहां तृतीय मुही-उल-मिलत के नाम से भी जाना जाता है। मराठों के हस्तक्षेप से इस गद्दी से उतार फेंका गया था। मराठों के हस्तक्षेप की वजह से इन्हें गद्दी से उतार फेंका गया था। शाह आलम द्वितीय के बारे में देखते हैं 1759 से 1806 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में 2 निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में एवं बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठियों को परास्त किया। 1765 में इलाहाबाद की संधि की शर्तों के अनुरूप शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान भी जारी किया। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान जारी किया। 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए। वहां वह 1803 तक रहे। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। एक नोट दिया है, देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली? 8 बार। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवाई? गुलाम कादिर खान ने। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक शासन रहा अकबर द्वितीय का। इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा। इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। इसके शासन काल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया और मुगल शासक के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी। बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। नोट: हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग कहाँ है? लाल किला दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं अगला चैप्टर, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। व्यापारी कब से कब तक इंडिया में प्रवेश किए वो दिया है। चलिए देखते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने उत्तमासा अंतरीप होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। किसने सहयोग किया था? गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने। 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत में कौन आया था? 1505 ईस्वी में अल्फांसो दी
अल्मेडा ने, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। आगे 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। गोवा को जीता, किसने जीता था गोवा को? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। किससे जीता था? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। ये सन इम्पॉर्टेंट है, 1510 ईस्वी में जीता था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पुर्तगाली की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सैन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। पहला डच यात्री 1596 ईस्वी में भारत के सुमात्रा में पहुंचा। अब यूरोपीय कंपनियां दी गई हैं, उनकी स्थापना कब हुई है ये दिया गया है। चलिए देखते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1731 ईस्वी में। आगे यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में लगाई। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई 1605 ईस्वी में। अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में लगाई। डेनिश ने त्रावणकोर में लगाया 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने सूरत में लगाया 1668 ईस्वी में। कब लगाया? 1668 ईस्वी में। आगे देखते हैं डच के बारे में। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। नोट क्या दिया है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आगे दिया है कोलाचेल की लड़ाई। इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनाय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा के युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार का एक अधिकार पत्र प्रदान किया। इस अधिकार पत्र के अनुसार इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। आगे प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। अगला पॉइंट, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। आगे देखते हैं नोट। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? रेड ड्रैगन। नेक्स्ट पॉइंट, 1611 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। अगला पॉइंट, जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्बर्ट के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। किसने दिया था? जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दिया था सूरत में। नोट दिया है, देखते हैं। पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया।
पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। मुगल काल में सूरत को बाबुल मक्का यानी मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। बाबुल मक्का यानी मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था? जहांगीर के दरबार में भेजा था सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य की बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। आगे चलते हैं। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। एक नोट दिया है, देखते हैं। गिराल्ड अंगियार 1669 से 1677 ईस्वी तक सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बम्बई शहर की स्थापना। आगे देखते हैं। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर बसाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। कोलकाता नगर बसाया जिसकी नींव किसने रखी? जॉर्ज चारनॉक ने। आगे, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने वलिकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। आगे, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। आंग्ल हमने देखा यूरोपीय कंपनियां कैसे भारत में आई, कैसे प्रवेश की, कैसे अपना व्यापार को आगे बढ़ाई। आगे देखते आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक की जो युद्ध लड़े गए थे उन्हीं को आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के नाम से जाना जाता है। चलिए पढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी। आप लोग ये जो सन दिया हुआ है ब्रैकेट में, इसको भी ध्यान रखते चलिए, क्योंकि आजकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही सन देकर आपको मिलान कराने के लिए दे दिए जाते हैं कि कौन सा युद्ध किस सन में हुआ था, कब कब हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा अभी से इसको याद करते चलिए, जिससे आप लोग गलती न करें। आगे चलते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक हुआ चला था। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में
अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के बीच हुआ था। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोमे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। किस सेना को जीत मिली? फ्रांसीसी सेना को। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 ईस्वी में एक्स्ला-शॉपेल की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध तो हुआ 1746 से 1748 ईस्वी तक चला। किस संधि से समाप्त हुआ? एक्स्ला-शॉपेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। आगे चलते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखते हैं जो चला था 1749 से 1754 ईस्वी तक। इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद बना। हैदराबाद एवं कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में चंदा साहेब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग एवं अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। आगे, हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग पुत्र और भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहब के मध्य विवाद शुरू हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, 1749 ईस्वी में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना। नोट, 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। हैदराबाद का नवाब कौन बना? मुजफ्फर जंग। अगला पॉइंट, अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर त्रिचनापल्ली में शरण ली। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार कर लिया। आगे कर्नाटक युद्ध एक नज़र में देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एक्स्ला-शॉपेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेही को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। अगला कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। और कर्नाटक का पहला युद्ध एक्स्ला-शॉपेल की संधि से समाप्त हुआ था। आगे दिया हुआ है, 1752 ईस्वी में स्ट्रीगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 ईस्वी में गोडोही अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। जनवरी 1755 में पांडिचेरी की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। आगे 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे।
हमने कर्नाटक युद्ध देखा, समझा। अब हम आगे चल रहे हैं अगले चैप्टर पर, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकावी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? इसका दामाद सिराजुद्दौला। 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। ये जेड हॉलवेल के अनुसार है, इन्होंने बोला था। कालकोठरी की त्रासदी हुई थी। सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था और जब अगले दिन दरवाज़ा खुला तो उसमें 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। आगे चलते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नोट देखते हैं। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। प्लासी पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। नोट, बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। बंगाल की राजधानी का क्रम क्या है? ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। यहाँ दिया है बंगाल के नवाब का क्रम दिया है, कब से कब कौन कौन से नवाब रहे हैं। चलिए देखते हैं। मुर्शिद कुली खान का समय काल है 1713 से 1727 ईस्वी। शुजाउद्दीन का है 1727 से 1739 ईस्वी। सरफराज खान का है 1739 से 1740 ईस्वी। अलीवर्दी खान का है 1740 से 1756 ईस्वी। सिराजुद्दौला का है 1756 से 1757 ईस्वी। मीर जाफर का है 1757 से 1760 ईस्वी। मीर कासिम का है 1760 से 1763 ईस्वी। मीर जाफर का है 1763 से 1765 ईस्वी। आगे निजामुद्दौला का है 1765 से 1766 ईस्वी। सैफुद्दौला का है 1766 से 1770 ईस्वी। मुबारकुद्दौला का है 1770 से 1775 ईस्वी। ये काल था बंगाल के नवाब का, कब से कब तक कौन कौन से नवाब रहे हैं बंगाल में। अब अगला चैप्टर 43 चैप्टर
देखते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान था। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। किसका सदस्य बना? जैकोबिन क्लब का। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। अब आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने कर्नाटक युद्ध के बारे में देखा था, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में जिसमें 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। अब आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 मैसूर युद्ध हुए थे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ था। 67 से 69 ईस्वी तक हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ था, जो कि वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में कार्नवालिस के समय में हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। अगला स्टेप, टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था। इनकी मृत्यु अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में हो गई थी। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। नोट दिया हुआ है, देखते हैं। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। किस सेना को पराजित किया था? 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था 1784 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था 1792 ईस्वी में। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से पूछ दिया जाता है। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, दूसरे में कौन सी संधि हुई थी, तीसरे में कौन सी संधि हुई थी, किस सन में हुआ था। तो आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसको। आगे चलते हैं, सिख एवं अंग्रेज के बारे में देखते हैं। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। गुरु नानक के अनुयायी ही शिष्य कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म दिवस पर गुरु पर्व त्यौहार मनाया जाता है। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का एहसास हुआ था। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था, जो सिखों के दूसरे गुरु थे। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने के कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवंग को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए।
अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। आगे, बीबी के पति रामदास ने 1574 से 1581 ईस्वी सिक्खे के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी और गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इसी प्रकार इन्होंने गुरुपद को पैतृक बनाया। आगे देखते हैं, हम लोग सिख के बारे में पढ़ रहे हैं और गुरु अर्जुन के बारे में देखते हैं। 1581 से 1606 ईस्वी सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन ने। इसमें गुरु नानक की प्रेरणा पर प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। नोट: गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन ने। रामकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त व ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हरराय 1645 से 1661 ईस्वी में हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन 1661 से 64 ईस्वी हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 ईस्वी हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें 11 नवंबर 1675 में वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया 11 नवंबर 1675 ईस्वी को। इस्लाम स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसके वजह से। आगे देखते हैं, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी हुए। इनका जन्म 5 जनवरी 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। वैशाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए थे। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में वैशाली के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत की गुरु गोविंद सिंह ने की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही की। आगे, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। अगला पॉइंट, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 18 अक्टूबर 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखान नामक पठान ने कर दी। आगे, बंदा बहादुर। इसका जन्म 1670 में पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था।
इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। आगे देखते हैं। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। 1748 में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया। 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया। ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ की, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, तो वो सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। आगे 1798-99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकाप और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकाप और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। 2 आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था तथा दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। आगे देखते हैं अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई थी। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। अगला पॉइंट, 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग होकर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। अगला पॉइंट, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियांवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गप के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। आगे, लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। आगे देखते हैं सिखों द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन। 1873 ईस्वी का सिंह सभा आंदोलन। सिंह सभा आंदोलन 1873 ईस्वी में अमृतसर में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वास, जाति भेदभाव
और गैर सिख आचरणों को दूर करना तथा सिख धर्म की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना था। 1789 में लाहौर में भी सिंह सभा की स्थापना हुई। लाहौर में भी सिंह सभा की स्थापना हुई। आगे दिया है कूका आंदोलन, देखते हैं। भगत जवाहर मल, जिसे सियान साहब भी कहा जाता है, ने लगभग 1840 में पंजाब के पश्चिमी भाग में कूका आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन मूलतः सिख धर्म को शुद्ध करने और उसमें व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए था, लेकिन बाद में यह राजनीतिक विद्रोह में बदल गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। भगत जवाहर मल ने अपने शिष्य बालक सिंह के साथ मिलकर इस आंदोलन को संगठित किया और इसका मुख्यालय हजारा, अब पाकिस्तान में था। कूका आंदोलन के एक और प्रमुख नेता राम सिंह कूका थे। 1657 में राम सिंह ने लुधियाना में स्वतंत्रता का सफेद ध्वज फहराकर ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। 1672 में कूका कार्यकर्ताओं ने मलेरकोटला और मालोद पर हमला किया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। राम सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी गई और उन्हें रंगून के मांडले जेल में बंद किया गया, जहां वे 1685 में शहीद हुए। कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कूका आंदोलन ने जाति प्रथा के उन्मूलन, मांसाहार, शराब तथा नशे से परहेज, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं को पर्दा छोड़ने जैसी सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। अब अगला चैप्टर देखेंगे, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 ईस्वी एवं पुनः 1765 से 67 ईस्वी। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सीताब राय को नियुक्त किया। नोट दिया है, देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा था। भारत का पहला मानचित्र 1767 में रेनेल ने बनाया था, जिसे बंगाल एटलस 1789 में चित्रित किया गया। जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता माना जाता है। अन्य गवर्नर वेरिलास्ट 1767 से 69 तक, कर्टियर 69 से 72 तक, वारेन हेस्टिंग 1772 से 1774 ईस्वी तक। वारेन हेस्टिंग 1772 से 1774। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 हुआ। अगला पॉइंट, वारेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना।
आगे चलते हैं, वारेन हेस्टिंग के बारे में देखते हैं। 1774 से 1785 ईस्वी। वारेन हेस्टिंग, इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 में इसने प्रत्येक जिले एक फौजदारी एवं दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में क्लस्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। क्लस्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। आगे, दीवानी मुकदमों में जाति कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। आगे देखते हैं, 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया गया। आगे, 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थी। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया था। आगे, हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खान को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। आगे, हेस्टिंग्स ने 1781 में फारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन प्राच्य शिक्षा के लिए कलकत्ता में एक मदरसा बनवाया। इसके पश्चात 1784 में वारेन हेस्टिंग ने एक सहयोगी तथा मित्र सर विलियम जोन्स ने प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के अध्ययन हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1791 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। आगे एक नोट दिया हुआ है, देखते हैं। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजेट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में
एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। नोट दिया हुआ है, एक देखते हैं। स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या से उत्पन्न भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन.वी. हॉलहेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता भी तैयार कर ली गई थी। आगे दिया है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी। वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग के समय ही पारित हुआ। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। आगे नोट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर्स और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होती थी। इस दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को हाफ-लॉफ सिस्टम कहा गया। हाफ-लॉफ सिस्टम कहा गया। दोहरे नियंत्रण की इस व्यवस्था को क्या कहा गया? हाफ-लॉफ सिस्टम। आगे दिया है, देखते हैं। इसी के काल में 1772 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रॉय की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो एडवर्ड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाया और इस आरोप के आधार पर उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा 1778 ईस्वी में शुरू हुआ, जो 7 वर्षों तक चला और अंततः 24 अप्रैल 1795 ईस्वी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वारेन हेस्टिंग को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। आगे दिया है नोट, 1786 ईस्वी में हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनों के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। आगे देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये लाइन पूछ लेता है डायरेक्ट। रिंग फेंस पॉलिसी या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। आगे देखते हैं। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 1786 ईस्वी, इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी और 1805 ईस्वी। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों के
अदालतों को समाप्त कर उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए, नियुक्त की। 1792 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दरोगा प्रणाली की शुरुआत की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। 1793 ईस्वी में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया, केवल संग्राहक अभिव्यक्त बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा, मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा 10% अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें नियत तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं करने पर जमींदार को उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। भू राजस्व वसूलने के अन्य 2 व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी थी। आगे देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू कर दी गई तथा 1858 ईस्वी तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू की गई। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, देखते हैं। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना था। ये थी। आगे महालवाड़ी व्यवस्था देखते। हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जाना, अब हम महालवाड़ी व्यवस्था पढ़ेंगे। महल शब्द से तात्पर्य जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया। इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी हुए। 1833 ईस्वी में मार्टिन वर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई।
प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। भू राजस्व की विधियां देखते हैं। जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। क्षेत्रफल के अनुसार 19% जमींदारी, 51% रैयतवाड़ी और 30% महालवाड़ी थे। पक्ष: जमींदारी जमींदार थे, रैयतवाड़ी में किसान थे, महालवाड़ी में मुखिया या लंबरदार थे। योजनाकार क्या है? जमींदारी के योजनाकार थे लॉर्ड कॉर्नवालिस व जॉन सोर तथा रैयतवाड़ी के योजनाकार थे रीड थॉमस मुनरो। महालवाड़ी के हॉल्ट मैकेंजी थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता था। नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता था? कॉर्नवालिस को। सर जॉन सोर 1793 से 98 ईस्वी। इसने अहस्तक्षेप नीति अपनाई। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित किया गया। आगे लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी। इसने सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी, जोधपुर 1818 ईस्वी, जयपुर 1818 ईस्वी, मछेड़ी 1818, बूंदी 1818 एवं भरतपुर 1818। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया। इसके शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशुवध को बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया गया। आगे देखते हैं। इसी ने 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। नोट देखते हैं। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेवरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। सर जॉर्ज बॉरलो 1805 से 1807 ईस्वी। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो सर जॉर्ज बॉरलो के समय ही हुआ था। आगे देखते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी। इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ लॉर्ड मिंटो के समय, और लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय ही 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी अंग्रेजों व रणजीत सिंह के बीच। आगे लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच सगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया।
पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खान थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। आगे देखते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1814 से 1824 से 1826 ईस्वी लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानडुबू की संधि हुई। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। आगे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। नोट देखते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। राजा राममोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। आगे देखते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो गया है यहाँ पे, सॉरी। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन विधि आयोग ने कानूनों के स्पष्टीकरण का प्रयास किया। आगे नोट, भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जा सकता है। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर, 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग तथा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। आगे चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में देखते हैं। 1835 से 1836 ईस्वी। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आगे लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में देखते हैं। 1836 से 1842 ईस्वी। इसने अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को सत्ता में लाने की कोशिश की, जो ब्रिटिश समर्थक था। यह प्रयास प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 का कारण बना, जो ब्रिटिशों के लिए एक बड़ी विफलता साबित हुआ। इसने तीर्थयात्रा कर को समाप्त किया और धार्मिक निधियों पर सरकारी नियंत्रण खत्म किया। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। आगे लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1848 ईस्वी में। 1842 से 1844 ईस्वी लॉर्ड एलनबरो का काल था। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया।
सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। सिंध को किस सन में मिलाया गया था? 1843 में। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ, लॉर्ड एलनबरो के समय। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इसमें स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। रविवार की छुट्टी 1843 ईस्वी से हुई थी, ये नोट में दिया हुआ था। आगे देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी। इसके काल की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी। इसने अंग्रेजी विजयी हुए। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, लॉर्ड हार्डिंग ने। आगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखते हैं 1848 से 1856 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 ईस्वी अनिर्णायक था। दूसरा चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी को अनिर्णायक था। तीसरा युद्ध गुजरात चिनाब नदी के किनारे 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर वर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों को पता करके, आगे क्लियर नहीं हुआ। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस कारण अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य कौन कौन से अंग्रेजी साम्राज्य में? सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उड़ीसा, बघाट, जबलपुर, झांसी, नागपुर। थोड़ा सा क्लियर नहीं है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे से देखते हैं, थोड़ा यहाँ से देखते हैं, 1 मिनट। लॉर्ड कैनिंग से देखते हैं। सॉरी, आप लोग PDF में देख लीजिएगा वो एक पार्ट। 1856 से 1862 ईस्वी लॉर्ड कैनिंग का काल था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लिया गया। ब्रिटिश संसद में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पेश किया गया और इसी वर्ष इसे पारित भी कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन को भारत में आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार मिल गया। पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय स्थापित की गई। नोट क्या दिया? 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। चलिए देखते हैं आगे। कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। आगे देखते हैं।
1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। नोट देखते हैं। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने वायसराय कैनिंग की सहायता से 1861 में आधुनिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की।